सरकार ने सरकारी खरीद फरोख्त के लिए जो तमाम अनियमितताओं का या करप्शन के आरोप थे या डिले के लिए, उसके लिए उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है जिसका नाम है जेम पोर्टल। जेम पोर्टल को काम करते हुए करीब 4 साल हो गए हैं। मिश्रा जी, आप तो तमाम उसको रिव्यू करते रहते हैं और उस पर आपने स्टडी भी किया है, तो पहले तो ये बताएं कि जेम पोर्टल है क्या, क्या करता है? नमस्कार। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि गवर्नमेंट एक नया जेम पोर्टल बनाई है 2017 में। इसकी अगर हम बैकग्राउंड देखें तो इसके पहले एक गवर्नमेंट की संस्था थी, डायरेक्टर जनरल सप्लाई एंड डिस्पोजल, 1955 में बनी थी। उसके पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक परचेज डिपार्टमेंट हुआ करता था। बेसिकली जो इम्पोर्टेड मटेरियल्स को खरीदने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैनालाइजिंग एजेंसीज बनाई थी। मोदी सरकार के आने के बाद इनको ऐसा परसेप्शन लगा कि पहली चीज़ तो है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, पीएसयू हो या बैंक्स हो, जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, उसके लिए कुछ ऐसा काम किया जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी, ईज ऑफ अचीवमेंट, ईज ऑफ डिलीवरी हो और उसमें लेवल ऑफ करप्शन को कम किया जा सके। जैसे आप जानते हैं कि मोदी सरकार आने के बाद प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग में बदल दिया है। उसी तरीके से गवर्नमेंट ने 2016 में 2 सेक्रेटरीज की कमेटी बनाई थी कि इसको देखने के लिए कि डायरेक्टर जनरल सप्लाई एंड डिस्पोजल को हम कैसे एक ई प्लेटफॉर्म बना दें ताकि इंटरफेस ना हो बायर और परचेजर का। तो कमेटी के रिकमेंडेशंस पे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के सहयोग से एक पोर्टल प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसका नाम गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस दिया गया। और इसमें ये ऐसा था कि भाई इसमें जो भी परचेजर है वो अपने आप, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ही अभी तक लिमिट किया हुआ है, वो अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराए। एक प्रक्रिया है, बहुत कठिन नहीं है, आसान है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के 2 चीज़ रिक्वायरमेंट है कि ड्राइंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी होनी चाहिए, जॉइंट सेक्रेटरी के नीचे का रैंक का नहीं होना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का अपना एनआईसी एक ईमेल आईडी होना चाहिए। गवर्नमेंट जो ईमेल आईडी होती है वो अपने आप को इसके अंदर रजिस्टर करा सकते हैं। और जो बायर है, बायर गवर्नमेंट ही है। जो सेलर्स है, सेलर्स के लिए भी बहुत सारे पैरामीटर्स बनाए हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को, खासकर शुरुआत में तो ये था कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स ही इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, पर बाद में देखा गया कि अभी तो मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में जाता रहता हूं, उनके टीचिंग प्रॉब्लम्स और जो डिफ़िकल्टीज वो फेस कर रहे हैं बिटवीन बायर एंड सेलर, ये अभी तक बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली काम नहीं कर रहा है। नहीं तो क्या दिक्कतें आ रही, क्या बता रहे हैं जो सरकारी दिक्कतें तो ये है कि अभी तक तो करीब 36-37 हजार प्रोडक्ट लिस्टेड है आपके जेम पोर्टल में। और दूसरी दिक्कत ये आ रही है, बायर्स को आ रही कि सेलर्स जो है, पहले तो ओरिजिनल इक्विपमेंट सप्लायर्स की बात करते थे, अब तो कोई भी आदमी उस पोर्टल पे अपने प्रोडक्ट का फीचर, प्राइस और 2-4 इमेज डाल देता है तो वो रजिस्टर्ड हो जाता है। एक प्रक्रिया तो ये है कि ऑनवर्ड। दूसरा होता है रिवर्स ऑक्शन, फॉरवर्ड ऑक्शन, रिवर्स ऑक्शन, 2 ऑक्शंस है। फॉरवर्ड ऑक्शंस में होता यह है कि बेचने वाला जो है बहुत सारे हैं, खरीदने वाला एक है। और जो रिवर्स में करते हैं कि जो खरीदने वाला होता है, नहीं सॉरी, पहले वाले में तो ये था कि खरीदने वाला बहुत होता है, बेचने वाला एक होता है फॉरवर्ड ट्रेडिंग में। लेकिन अब उन्होंने रिवर्स ऑक्शन किया हुआ है कि जो बायर है वो बहुत सारे लोगों से बात कर सकता है। उसके लिए मल्टीपल एजेंसी जो सप्लायर्स है वो अपने आप को कांटेक्ट कर सकता है। और इसमें बार्गेनिंग भी होती है। कौन रिवर्स में बार्गेनिंग होती है कि भाई कौन हमसे अपने फीचर्स के हिसाब से, कंफर्मिटी टू द क्वालिटी रिक्वायरमेंट और प्राइस के हिसाब से जो बार्गेन हो जाता है उसके हिसाब से सप्लाईज हो जाती है। अच्छा, अगर तुलना करें तो प्राइवेट जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है
और ये सरकारी जो जेम पोर्टल है, तो दोनों की वर्किंग में क्या फर्क है? देखिए, गवर्नमेंट के दिमाग में ये था, जितने भी ऑनलाइन कॉमर्स एजेंसीज हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो अमेजन हो, इनका टर्नओवर बहुत था और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने उसी तर्ज पे जो अपना जेम प्लेटफॉर्म खोला हुआ है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि क्वालिटी कन्फॉर्मेंस नहीं हो रहा है। जो हमको पोर्टल में दिखाई देता है, जब बायर खरीदता है, जब वो माल डिलीवर होता है, तो उसके हिसाब से स्वरूप से नहीं मिलता है, तो वो एक लिटिगेशन हो जाता है। नहीं तो खरीदने वाले के पास क्या ऑप्शन है, क्या बदल देते हैं? देखिए, खरीदने वाले के पास तो अभी हम आपको बताएं कि खरीदने वाला जो फिर वो आप DGSND जो उसको मॉनिटर, कंट्रोल और उसको रन कर रही है, उसके पोर्टल पे जाके कंप्लेंट करना होता है। पर दिक्कत सबसे बड़ी ये हो रही है कि अभी आप देखेंगे कि इसमें यह है कि जब माल सप्लाई हो गया तो 14 दिन के अंदर पेमेंट रिलीज हो जाना चाहिए। एक स्टडी मैंने किया था गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, तो जेम में 42% जो बायर हैं उसको पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। हालांकि कहने को 14 दिन है, पर ये 60 दिन, 70 दिन, 80 दिन, 90 दिन तक ये डिले हो रहा है। तो इससे हो क्या रहा है, जो सामान लौटाते हैं उसमें डिले। सामान देखिए, अगर आप ई कॉमर्स कंपनी से और इससे कंपेयर करेंगे, तो अमेजन, आप सभी को पता है कि आप जैसे टेलीफोन किया नहीं कि माल हमको वापस लो, इमीडिएटली वो 24 घंटे के अंदर माल उठा लेता है, वापस कर लेता है, पैसा आपको टोटल विदाउट एनी डिडक्शंस रिवर्ट कर देता है। जो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, गवर्नमेंट ने जो सोचा था 7-8 लाख करोड़ का हम टर्नओवर लेंगे, वो मुश्किल से 2% उसके टारगेट को अचीव किया हुआ है। इसीलिए इसमें बहुत सारी चेंजेस करने की दिक्कत है। तो क्या रिकमेंड करेंगे आप, क्या चेंज करना चाहिए? हम तो ये रिकमेंड करेंगे कि ये इंटरफेस और स्मूथ बनाया जाए, और जो किसी तरह का अगर मान लीजिए निगोशिएशंस और आर्बिट्रेशन से भी अगर बायर और सेलर्स के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं होता है, तो फिर वो सिविल कोर्ट के लिए जाते हैं। लेकिन डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल इसमें अब अपने आप को साइलेंट कर लेता है कि अगर आपका लिटिगेशन हो रहा तो हमारा कोई रोल नहीं है। इसमें गवर्नमेंट को एक एजेंसी को बीच में इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि वो फास्ट कंप्लेंट जो है वो रिड्रेस करे। नहीं तो अदरवाइज ये जेम पोर्टल की जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे अपने आप में ख़त्म हो जाएगी। मैं तो ये सुझाव देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट इसके ऊपर एक कमेटी बनाए। जो बायर्स की डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, जो सेलर्स की डिफ़िकल्टी आ रही हैं, उनको आप रिजॉल्व करिए। अदरवाइज ये जेम बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, मेरा तो ऐसा व्यक्तिगत ऐसा मानना है। बहुत सारी संस्थाओं ने, जो एसोसिएशंस है, फेडरेशंस हैं, उन्होंने एक कंप्लेंट भी किया हुआ है कि जेम बनाने के पहले हम लोगों से राय मशवरा, कंसल्टेशन नहीं किया गया, अदरवाइज हम इसको बहुत अच्छा स्मूथ बनाने के लिए अपना सहयोग दे सकते थे। इसीलिए अभी भी देर नहीं है, गवर्नमेंट अब इसमें एक रिफॉर्म पे जा रही है, जिसको कहते हैं कि उसमें जो डिफ़िकल्टीज आ रही है उसको गवर्नमेंट ने एक अभी उसका संज्ञान लिया है और उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। ऐसा नहीं किया गया। देखिए, अभी भी मैं बोलना चाहता हूँ कहने के लिए, पर जो गवर्नमेंट के दिमाग में था कि टेंडरिंग सिस्टम पे करप्शन होता है, आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। आज भी बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, NTPC, BHEL, ONGC, ये अभी भी जेम की प्रक्रिया में नहीं जा रहे हैं। दिक्कत ये होती है, अगर किसी को मान लीजिए इमीडिएटली, मैं तो सफदरजंग हॉस्पिटल के सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हमसे बात करते हैं कि सर ये इमरजेंसी में हमको कल चाहिए, क्या करें? मार्केट से ले ले? हमने तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। आप एक कमेटी बनाइए 3 आदमी की, और कमेटी से उसको रिकमेंड कराइए, और आपका जो डायरेक्टर है या मेडिकल सुपरिटेंडेंट उसको अप्रूव करे, इमीडिएटली बाई करिए। ये हो सकता है आगे चल के अगर इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो जेम की सफलता थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर RD मिश्रा साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।